बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है और फिर सीपेक जैसा जो एक अजीमुल मंसूबा यकीनन ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ख़ित्ते के लिए भी तरक्की की कुंजी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी टीम का जो दौरा चीन था नहायत अहमियत का हामिल था और इसे इंडोज़ किया चीन ने भी और कहा कि एक नए संगे मील का आगाज़ है। यकीनन पीटीआई जमात की वजह से 6 बरस जो तातुल रहा सी पैक में, जो सुस्त रवि का शिकार रहे काफ़ी मनसूबे, इस बार ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत चाहती है कि उसको हत्तल इम्कान जो है वो पूरा किया जाए। और सी पैक मनसूबे का पहला मरहला 2020 में देखा था हमने, दूसरा मरहला यकीनन जिसका आगाज़ हो चुका है और इसी के तहत जो है हमने देखा कि 2025 तक पाकिस्तान और चीन ने ये बाहमी इश्तराक से ये बात की है कि इसको मुकम्मल किया जाएगा और 2030 में मुकम्मल अहदाफ का ये टारगेट दिया गया है। इसी हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आला सतह का चीनी वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकज़ी कमेटी के रुकन और बैनुल अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात हुई है। नहायत अहमियत की हामिल थी ये मुलाकात और जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं। दोनों फरीकों ने आला सतही राब्तों की जो रफ्तार है उसको तेज़ करने के हवाले से बात की है। इसके अलावा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर इत्तफाक किया है। चीन ने सी पैक की जो मुस्तहकम रफ्तार है उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया है और यकीनन चीनी वज़ीर ने यह बात भी की कि सी पैक जो है वो चीन और पाकिस्तान दोस्ती की मुस्तकिल हिमायत पर पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी तारीफ़ करता है। नाज़रीन, ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आज की डेवलपमेंट के हवाले से बात की, लेकिन एक माजी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि सी पैक का जो प्रोजेक्ट था, हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी इख्तलाफात रहे हैं, महाज आराइयाँ रही हैं, हुकूमतें आई और गई, लेकिन सी पैक एक ऐसा कौमी मनसूबा था जिस पर सबको हमने एक पेज पर देखा, माँ सिवाय एक सियासी जमात के जो बार बार पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हायल कर रही है। इस पर बात करेंगे हम, लेकिन साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दिन के हवाले से बात करेंगे कि आज एक ऐसी शख्सियत की सालगिरह का दिन है, उनकी यौम पैदाइश का दिन है जिन्हें शहीद जमहूरियत भी कहा जाता है, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज सालगिरह मनाई जा रही है। और यकीनन आलमी और इलाकाई सियासत में उनकी एक पहचान रही है। ना सिर्फ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका चेयरपर्सन नहीं बल्कि शहीद मोहतरमा जो है वो उनको ये एज़ाज़ हासिल था और पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म भी बनी। उनको भी हम कुछ खराज अक़ीदत पेश करेंगे। पैनल का तारुफ़ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद शेख, आप प्रेसिडेंट हैं KCCI के, वेलकम सर आपको। इंजीनियर M.A. जब्बार साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर इख्तियार बेग MNA पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर जमील खान साबिक सफ़ीर हमें भी थोड़ी देर में टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट आज का दिन रहा, हमने देखा ओवरऑल, और ये उसी की चेन है जिसे 2013 में हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सी पैक के मनसूबे का आगाज़ किया गया था। आप क्या समझते हैं कि, मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपसे सवाल कर लेती हूँ, चले आप सी पैक को एक तरफ साइड पर रख दीजिए, आप पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को, और चीन की आज़ादी के साथ ही पाक चीन दोस्ती का आगाज़ हो गया था, तो स्ट्रेटेजिकली आप इनके ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान और चाइना की आपस में दोस्ती और मोहब्बत ये लाजवाल है। ये जब से पाकिस्तान बना है उसके चंद सालों बाद ही एक, जैसा आपने बताया कि एक दोस्ती का दौर शुरू हुआ था जो मुसलसल मजबूत होता गया। जो भी अदवार आए उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत होती गई। और जब 1970 में जब भुट्टो साहब आए थे अपने इक़्तिदार में, तो उस वक़्त एक लाजवाल तरीके से दोस्ती की। माओ ज़ेतुंग साहब थे और यहाँ पर भुट्टो साहब थे, तो उस वक़्त ये नारा बुज़ुर्ग था कि पाक चीन दोस्ती जो है वो जिंदाबाद का नारा लगा था। एक वाहिद मुल्क था चाइना जो पाकिस्तान के साथ अटैच था। फिर कारोबारी तौर पर अगर ये आप देखें तो लास्ट कुछ टू डिकेड से कारोबार पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा फैल गया है और पाकिस्तान और चाइना के अंदर बहुत सारे इश्तराक हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना के अंदर FTA भी हुआ है ताकि कारोबार हमारा बहुत मुसलसल तरीके से हो। और मैं ये समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है ये सबसे पुरानी और सबसे लाजवाल है। और उसके अंदर अगर ये सी पैक वाला आंसर हम मिला ले तो सी पैक एक गेम चेंजर हम उसको कहते हैं। सी पैक जब शुरू किया था तो दोनों कौमें, जो पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट्स और अवाम,
وہ اس میں خوشی میں نہال تھیں کہ ہم پاکستان کو چینج کرنے لگے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر، اور چائنا نے اس کے اندر پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی، اور ہر طریقے سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور پچھلے جب سٹارٹ میں 5-7 سال تک بہت اچھے طریقے سے ان کی سپیڈ جو وہ چاہتے تھے چائنا اور پاکستان، کیونکہ چائنا ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور انہوں نے بہت ترقی کی ہے، دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کیا ہوا ہے ایک ٹیکنالوجی کے اندر اور ہر چیز کے اندر، دے آر ویری گڈ. سو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جب جوائن ہینڈ کیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے سی پیک کا جب معاہدہ شروع ہوا تو بہت شاندار طریقے سے اس کا سفر شروع ہوا، لیکن بیچ میں جا کر سفر تو ہے جب رکا، اور اب پھر جا کر سفر جو ہے وہ وہیں سے جوڑنا چاہ رہے ہیں چائنا اور پاکستان، اور بڑی خوش اسلوبی سے شہباز شریف صاحب اور شی جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، انہوں نے بیٹھ کر معاہدے کیے ہیں اور اس کو واپس سے پاکستان اور چائنا جہاں توڑا تھا اس کو لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کا چونکہ بہت اپر ہینڈ رہا ہے، اور چائنا نے کافی کوشش کی کہ وہ اسی مسلسل اسپیڈ سے چلے، لیکن وہ چونکہ ہم اس میں سلو ہو گئے تھے تو اس لیے وہ چائنا اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن پر اس وقت اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. جبار صاحب، ویسے تو آپ کی ایکسپرٹیز اکنامکس میں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جیو پالیٹکس میں تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ ہم نے 1962 میں دیکھا تھا جب چین اور بھارت کی سرحدی تنازع پر فوجیں آمنے سامنے تھی، اس وقت پاکستان نے چین کو سپورٹ کیا. پھر 1965 میں ہم نے دیکھا، 1971 میں جس طرح ہمیں چین نے سپورٹ کیا. تو سر، جیو پالیٹکس کے تناظر میں آپ دونوں کے تعلقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی میرا خیال ہے کہ اشد ضرورت ہے، اور اس اشد ضرورت کے حوالے سے اگر ایک چیز کو ہم صرف انڈیکیٹ کریں کہ ایک ملٹری کوآپریشن، اور وہ بھی ایک مستحکم مضبوط، اس حد تک کہ انڈیجنائزیشن آف ملٹری اکوپمنٹ میں چائنا نے ہمارا بہت بڑا ساتھ دیا ہے. اگر ہم تھنڈر 17 وغیرہ کی باتیں کریں تو دیکھیں یہ کیپیبلٹیز جو ہے وہ ہمیں تو ایک اسٹیل مل بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ہم سے ہمکاری نہیں کرتی تھی، مگر یہاں آپ دیکھیں کہ ایک نیبر نے، جس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا افتخار نے بھی آپ کو بتایا بڑا پرانا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس دلچسپ بیک گراؤنڈ میں جس میں جو ہے آپس میں ایک ٹرسٹ، محبتیں اور ایک دوسرے کے لیے ریگارڈز جو ہے نا اکانومی کے حوالے سے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اس جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرے اپنے خیال میں کہ یہاں پہ پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، کیونکہ ایک بائی پولر جب ورلڈ تھی اس کے بعد جب یونی پولر بنی تو وہاں پہ بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے پاکستان جیسے ملک کو، جس کے ایک بارڈرز پہ انڈیا جو ہے اس کی کبھی بھی کوئی ایک اچھی خواہشیں ہمارے بارے میں نہیں رہیں. پیس کے حوالے سے تھیوریٹیکل ایک سرمنس جو ہیں بڑے بڑے دیے جاتے رہے ہیں، مگر پریکٹیکلی یعنی ایک انفلٹریشن سے لے کے مختلف جگہوں پہ جو بھی واقعاتوں کو اگر آپ کلب کر لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ تھریٹ ہے. آپ نے بھی خود اس کی نشاندہی کی کہ جو بارڈر وار تھی، کانفلکٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی ایک قسم کا اسٹیٹ کی جو سلانٹیشن تھی یا انکلینیشنز تھیں وہ اس کے حوالے تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 65 میں کل پرسوں مجھے کچھ انڈونیشنز ملے، میں نے کہا ڈاکٹر سکارنو نے ہمیں سب مرینز بھیجی تھی. اس قسم کے واقعات جو ہے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، مگر اگر ہم 7th فلیٹ کا انتظار ہی کرتے رہیں اور ایسٹ اور ویسٹ ونگ دونوں الگ ہو جائیں تو میرا خیال ہے وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے، میں نہیں کہوں گا ڈاؤٹ فل، اس کو ایکسکلوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقتیں ہیں، جو مضبوط طاقتیں ہیں، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو ان کی رات سے یا ان کے ڈسپلیجر سے بچنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے سامنے چائنا جو ہے مختلف اب گروپس میں، جیسے برکس کی بات آج کل آپ دیکھیں اخباروں میں آ رہی ہے، مشاہد حسین سید نے کچھ باتیں کہی ہیں، اس کے علاوہ SCO ہے، اس کے علاوہ چائنیز جو ہے وہ ایک قسم کا اس وقت 17-18 ٹریلین کی GDP لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی کنزیومنگ ایک مارکیٹ بھی ہے اور بہت بڑی ایک پروڈیوسنگ مارکیٹ بھی ہے. مگر جو سب سے اچھی چیز میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر میں ہمیں فوج کے حوالے سے، ہمیں دفاع کے حوالے سے کافی انہوں نے ہماری معاونت کی. ٹھیک ہے.
ہمیں ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے سابق سفیر نے جوائن کر چکے ہیں. شکریہ جمیل صاحب. جمیل صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ چین کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ بڑا اعلیٰ سطح کا وفد جو پاکستان میں موجود ہے اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یقیناً دیکھیں، کچھ اس کے جو کریٹکس ہیں وہ کسی اور انداز میں بات کر رہے ہیں، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سی پیک کی اہمیت اور افادیت کیوں بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کی اہمیت اور افادیت بڑھتی جا رہی ہے موجودہ جیو پولیٹیکل تناظر میں، موجودہ گلوبل جیو پولیٹیکل تناظر میں، موجودہ اس تناظر میں کہ چائنا کنٹینمنٹ کی حسرت اور کوشش بڑھتی جا رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، تو اگر یہ 3-4 چیزیں درست ہیں اور صحیح ہیں اور فیکٹ ہیں تو پھر یہ بھی درست ہے کہ اس سی پیک کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اور جب سی پیک کی اہمیت ایز اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف دی بیلٹ اینڈ روڈ، تو پھر پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اور جب پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے تو شہباز شریف کے دورے کی اہمیت خود بخود از خود بڑھتی جائے گی اور بڑھ رہی ہے، جس کا آپ خود ذکر کر رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ دورہ ہے چین کا، کہ اتنے ہائی پاورڈ آفیشل کا، تو اس کی گفتگو، اس کی باتیں، اس میں سیکیورٹی کی بات آئی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ حقیقت کو حقیقت ماننا چاہیے، حقیقت کو حقیقت جاننا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل تو ہم خود کہتے ہیں. پاکستان اور چائنا کے یہ جو ابھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کا نقطہ نمبر 4 اور نقطہ نمبر 7 دیکھ لیں. اس میں خود دونوں کنٹریز نے کیا کہا ہے. دونوں کنٹری نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کامبیٹ کریں گے، ہم ٹیررزم کے خلاف مہم میں حصہ لیں گے اور ہم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس کو امپروو ہونا چاہیے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان کی کوشش، کاوش اور ہمت اور اس میں حوصلے کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو، ٹیررزم کے معاملات کو جس طرح کر رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. جی، اس سے 2 قدم آگے جا کے کریں گے. جی. تو بات یہ ہے کہ کیا چائنا اتنا کم عقل ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ ہے جو کہ خود سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن میں ہے. چائنا نے کہا ہوا ہے دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. افغانستان سرزمین سے جو یہاں ہمارے ملک میں چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، دہشت گردی کی جا رہی ہے اور اس میں دوسرے ممالک انوالو ہو جاتے ہیں چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے. تو پھر چائنا تو اتنا کم عقل نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے. لہٰذا اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چائنا اس چیز کو بڑا اچھی طرح اکنالجمنٹ ہے ان کو کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، اسپیشلی جو چائنیز پر اٹیک کیا جاتا ہے، وہ سی پیک کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور چین مل کر جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرے گا. اور چینی سیکیورٹیز کے جو اس کے لیے تو میک شور پرائم منسٹر نے کیا بھی ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ بھارت کا ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ایک تو اس نے ابھی پاکستان پرائم منسٹر صاحب نے جو چین میں دورہ کیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، بڑا اس کا منفی پروپیگنڈا کیا، لیکن ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے مسلسل بھارت جو ہے وہ عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے. تو چین کو یا پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں یا ڈپلومیسی کے تحت اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے چین اپنے آواز سے چائنا کی آواز ملا کے اور چائنا کے ساتھ باقی ممالک جو کھڑے ہیں، اور یاد رہے کہ چائنا کی اگر بیلٹ اینڈ روڈ کی بات کرے تو 142 ممالک جو ہیں اس سے منسلک ہیں. ان میں ڈپلومیسی کرنی چاہیے، ان کو اس کی افادیت بتانی چاہیے، اس میں انڈیا کے پروپیگنڈے کو امبیڈڈ ورڈز میں بیان کرنا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ دنیا اقوام کو پتا پڑے کہ ان کا انٹرسٹ اگر پی آر آئی سے بندھا ہوا ہے اور سی پیک پی آر آئی کا فلیگ شپ حصہ ہے، تو اس صورت میں اگر سی پیک کو کچھ ہوتا ہے تو پھر پی آر آئی بھی زخمی ہو جائے گا. اور اس میں 142 ممالک جو اس سے منسلک ہیں، جن کا انٹرسٹ اس سے منسلک ہے، ان کی انٹرسٹ یعنی ان کی جو مفادات ہیں اس کو بھی گزن پہنچے گا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہماری ڈپلومیسی میں یہ ایک کلیدی نقطہ ہونا چاہیے. تمام مشنز کے ذریعے، تمام میڈیا کے ذریعے، ہمیں سافٹ ڈپلومیسی کے تحت، ہمیں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت، ہمیں لیگل ڈپلومیسی کے تحت اس چیز کی ضرور پرچار کرنی چاہیے جس کا کہ آپ نے ذکر کیا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ فارن آفس اس معاملے میں اپنے آپ کو مزید
तनदेही से इसमें अपनी कोशिशें और काविशों को बढ़ाएगा और अभी जो हो रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा यानी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि दुनिया, लेकिन अकेले पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया अभी, जिनका कि इंटरेस्ट इससे मुंसलिक है, BRI और जो कि CPEC आखिर में बन जाता है उसका आखिरी हिस्सा, तो उस लिहाज से फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। रहा इंडिया का सवाल, तो इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं करे तो और क्या करें। इंडिया कंटेनमेंट अगर हम ये सब मानते नहीं है बल्कि रिटर्न में है चीजें कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना एक पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही मजबूत एलाई है जिसके साथ उसके पैक्ट हुए में है। इसी तरीके से ओकास, ऑस्ट्रेलिया, UK और US वो जो डिफेंस पैक्ट है वो भी इसी के खिलाफ है ताकि वो उनकी मैरीटाइम लाइन चाइना की वो वल्नरेबल रहे, खतरे में घिरी रहे। और अगर CPEC बन गया तो 16,000 की जो नॉटिकल माइल की एक फासला है वो 5,000 में और महफूज फासले में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल तनाजुर तब्दील हो जाता है। अगर चाइना का गला घोटने की कोशिश की जाएगी, जिसके की तैयारी है मैरीटाइम लाइन के जरिए और स्टेट ऑफ मलाका के जरिए और साउथ चाइना को जो अप्रोचेज हैं उसके जरिए, तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि CPEC की एक अहमियत में मजीद इजाफा हो जाता है कि वो मुसाफिर जो तकरीबन 6 हफ्ते में तय की जाती है वो 1 हफ्ते में तय हो जाती है और महफूज रास्तों से तय हो जाती है, जमीनी रास्तों से तय हो जाती है। तो उस लिहाज से 80% जो ऑयल जा रहा है चाइना में यहाँ गल्फ कंट्री से और मिडिल ईस्ट से, वो महफूज रास्तों से। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में अभी आया है कि जिस तरह भारत की आपने बात की, भारत प्रोपेगेंडा नहीं करेगा तो क्या करेगा। भारत ने एतराज़ भी किया कि पाक चीन ने जो मसले कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो मुश्तरका बयान दिया था, तो ये कितना मतलब टाइमली, कितना इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हम और हाईलाइट करें कि जी ये जो मामला है मसले कश्मीर का, ये तो 70 सालों से UN की सलामती कौंसिल का एजेंडा बना हुआ है। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर इस केस को और हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए पाकिस्तान को चीन के साथ मसले कश्मीर के हवाले से। ज्वाइंट स्टेटमेंट का एक हिस्सा है ना। ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया है, तकरीबन 18वें 19वें पॉइंट का कोई हिस्सा है गालिबन। तो वो उसमें जब चूंकि ये हिस्सा बताया गया है, बल्कि 22वां पॉइंट है ये, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में है वो चाइनीज ने उसको कहा है कि जम्मू और कश्मीर के इस डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल करना चाहिए। ज्वाइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है, ज़ाहिर इंडिया इसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट का 22वें नंबर पे ये ज्वाइंट स्टेटमेंट ने नुक्ता दिया हुआ है और ये बिल्कुल इसका जरूर हमें इसका अयादा करना चाहिए, इसका हमें बताना चाहिए। जाहिर है चाइना तो इस बात पर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, लेकिन चाइना के अपने थोड़े से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो काफी उसको भी मलूज़े खातिर रखता है और चाइना चीजों को बड़े ही मुलायम तरीके से लेके चलने की कोशिश करता है। तो लिहाजा हमें भी इस चीज पर ज्यादा फोकस करके और दुनिया को इस बारे में हमें बावर कराना चाहिए। लेकिन क्यों ना करें, इंडिया रॉ का सबसे बड़ा बजट जो है इंडिया का, वो इसी काम के लिए मकसद है कि वो अफगानिस्तान के जरिए हमारे यहाँ CPEC को सबोटाज करे, बाकी चीज को सबोटाज करे। तो वो तो एक खुली किताब की तरह चीजें सामने हैं, उसमें हमें कोई शक व शुबहात नहीं होना चाहिए। हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें CPEC के साथ जुड़ जाना चाहिए। ठीक है जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें आपने की। इफ्तिखार साहब, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो चीनी वज़ीर हैं उन्होंने जो तरक्याती मामलात हैं उसके अलावा जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनके हवाले से भी बड़ी अच्छी बात की कि उनके किरदार को भी सराहा। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वज़ीर इत्तलात साहब ने भी कहा था कि चीनी डेलीगेशन आ रहा है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं ये उनको खैर मकदम करें। ये पाकिस्तान के लिए हमेशा बड़ा चैलेंज रहा है, इकॉनमी के हवाले से भी, डिप्लोमेसी, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी, कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ये कितना अच्छा मैसेज गया है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा मैसेज है ये। इस वक्त जो डेलीगेशन आया हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है और बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन है। इसलिए इसके अंदर आपने देखा है इसहाक डार साहब का बयान और एहसन इकबाल साहब ने भी बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं और सारी बातें इसी वजह से की हैं।
देखिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है अभी भी। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत की हालत है या सी पैक का जो सिलसिला है, इसके अंदर दोनों लोग जो हैं, जो पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक सब्जेक्ट पर आ जाती है, सी पैक पे आ जाती है, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। क्योंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हम इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है जितना चाइना कंफर्टेबल जोन पे है। क्योंकि चाइना, हम चूँकि पीछे चले गए हैं, इस सारे को रफ्तार को पीछे ले गए हैं हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो जिसकी वजह से चाइना इस वक्त जो है वो हम पर कई चीज़ें मुसलत कर सकता है, कई हम पर बातें लागू कर सकता है जो ऑलरेडी हम करते थे, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद करूं। जिस तरह ये सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो भी बातें आप कर रही थी, उससे भी ये चाइना समझता है कि जब तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है उसके लिए, बनिस्बत इसके कि वो पाकिस्तान पर तमाम चीज़ें पहले जो छोड़ी हुई थी और उसकी जो गारंटी पाकिस्तान ने दी हुई थी, वो उस गारंटी पर बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से जो पोजीशन पाकिस्तान की सी पैक के मामले में है और जिस तरह हम बैकफुट रहे हैं 2-3 साल, तो इस वक्त वो चाइना जो है वो फ्रंट फुट पर आ चुका हुआ है हमारे साथ, और जो मुआहदे कर रहा है और जिस तरह की गुफ्तगू चल रही है वो बड़ी हौसला अफजा है हमारे इस सेंस में कि वो इस वक्त जो है 1 to 1 हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें चाइना जो है वो हमारे पर अपर लेवल पर है इन वजह हुआ। और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर भी है, जिस तरह पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, उसके बहुत ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। जब्बार साहब, अब हम देखते हैं कि जिस तरह बहुत तेज़ी के साथ ये 2 साल में पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी, पीडीएमए की, और ये हालिया मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ये जिस तरह से इकॉनमी के लिए इनिशिएटिव ले रही है और उसके जो नताइज आने शुरू हुए वो बहुत हौसला अफजा रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, हमने देखा मिडिल ईस्ट में, आप देख लें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ये सब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सी पैक को भी मिला लिया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे, लॉ एंड ऑर्डर के कुछ मामला हमारे समझ जाएं, तो हम मतलब अपने खत्ते के लिए और ख़ास तौर पे भारत के लिए ये जो मुआशी ताकत बनकर के उभरेंगे, तो ये कितना बड़ा ख़तरा होगा भारत के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमेशा काफ़ी जो एमिनेंट किस्म के पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि द की टू द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री, आजकल के सर्कमस्टांसेस में जो ग्लोबल इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसमें की जो है वो आपके इंडिपेंडेंस की लाइज विद द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। तो स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अब उस स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी के हवाले से हम एफर्ट्स तो देख रहे हैं, जैसे आपने बात की कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसने भी आमादगी दिखाई, कुछ पैसे भी रखवाए और ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे 8 बिलियन का एक मुआहदा उस वक़्त हुआ, और उसके अलावा भी जो है वो एक इंडिकेशंस आ रही हैं कि दे आर इंटरेस्टेड। अब उस इंटरेस्ट को कैसे एनकैश करना है, हमने कैपिटलाइज करना है, ये है हमारे पास एक गैप। अब हम वापस आ जाएं कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ, चूँकि हमारा ये जो सी पैक जब शुरू हो रहा था जी, तो उस वक्त इसके लिए क्वान्टिफाई किया गया था कि 48 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी, मगर वो बढ़कर जो है इस तीनों फेजेस को जब क्लब करके देखा गया तो ये 65 बिलियन डॉलर बहुत बड़े रकम होती है, ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें चंद बिलियन डॉलर जो हैं मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हुकूमत की काविशें जो हैं वो बिल्कुल नज़र आती हैं। और जो चाइना गए थे, आपके बिल्कुल कितने दिन रहे, मुख्तलिफ़ जहतों से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ बातचीत की, तो एक बास्केट ऑफ एफर्ट्स हमें नज़र आता है। अब उस बास्केट ऑफ एफर्ट के सामने जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं ना, उस कमज़ोरियों को हमें तब्दील करना है एक स्ट्रेंथ में। उस कमज़ोरियों की जो कन्वर्जन जो है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए एक SIFC ने जो किरदार अपना दे रही है कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्रियल्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की जो आपस में जो एक किस्म का एक साल कागजात और फाइलें चलती हैं, उनको शॉर्ट सर्किट करने की एक हिदायत और ख़ुद उसको
फॉलो अप करना, सिस्टम को बेहतर जी करना। हाँ, तो वो एक चीज़ है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स खुद एक लेथार्जिक कॉलोनियल सिस्टम्स हैं। उस लेथार्जिक कॉलोनियल सिस्टम में फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने एक ये काविशें ज़रूर की, जो कि आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, कि किसी तरीके से इस इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को मुस्तहकम किया जाए और उसको एनेबलिंग किया जाए कि एफडीआई जो है वो बिल्कुल उसी तरह आए जैसे दूर से कहीं हायर एलिवेशन से पानी नीचे आता है। दिस इज़ एग्जांपल। अब उसमें जो है एसआईएफसी की भी जो है वो काविशें हैं, मगर मेरा अपना ख्याल है कि बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट ओनली फ्रीलांस रिसर्चर, बल्कि बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं गवर्नर भी हूँ, मेरा अपने ख्याल है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको बतौर कुल हमें इतना पावरफुल करने की ज़रूरत है जैसे हमारी फ़ौज। देखिए हमारी फ़ौज की खूबी क्या है? हमारी फ़ौज की खूबी ये है कि इट इज़ एक डिसिप्लिन्ड HR। It is a HR specialized in each and every field. It is a HR which is specialized not only in medicine, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियर मेडिसिन से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर उसकी 36 फील्ड्स, तो हर जगह पे उन्होंने एक्सपर्टीज़ क्रिएट की हैं। तो उस सिस्टम को मैं एक्चुअली रिलीजियसली ये बात कर रहा हूँ, अगर उस सिस्टम को हम अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी में नाफिज करें कि आपने एक इम्तिहान दिया तो आप ज़रूर नहीं आप फेडरल सेक्रेटरी आर्मी बनना चीफ है। का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एसआईएफसी को वन विंडो ऑपरेशन करने का। मेरा ख्याल है यही वजूहत हैं जो आपने अभी बयान किया है कि एक डिसिप्लिन सिस्टम जो है वो हमारे गवर्नेंस में आना बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात की। अब ये जो हमने देखा कि पहला फेज़, उसके बाद अब ये दूसरा फेज़ जिसको कह रहे हैं 2025 तक, फिर तीसरा फेज़ जिसका टारगेट 2030 तक रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी तक 19 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट 27 मनसूबे मुकम्मल हुए हैं। अभी पाइपलाइन में 35 अरब डॉलर के हैं, 63 मनसूबे अभी बाकी हैं। हमने जो पहले हमने देखा था जिस चीज़ का आगाज़ हुआ था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब बड़ा कंसर्न है। और हमने देखा कि चीन में जिस तरह उन्होंने बिज़नेस फोरम से बातचीत की और उनकी कंपनी से कहा कि आप पाकिस्तान आके वो करें, सिखाएं। इसके अलावा यूएई गए थे, यानी टेक्नोलॉजी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं तो हमारी जो है हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत बेहतर होने की जल्द इम्कान आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें एसआईएफसी की वजह से एग्रीकल्चर में हम बिल्कुल इन्वॉल्व हुए। 5 सेक्टर लेके चला है एसआईएफसी और एग्रीकल्चर उसका टॉप सब्जेक्ट था जी। और यहाँ पर चूँकि कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर लैंड गिना जाता है, इसके अंदर जब टेक्नोलॉजी को लेके आए, चाइना से टेक्नोलॉजी आई और जगहों से जब टेक्नोलॉजी लेके आए तो हमें रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिले। उस रिज़ल्ट के तहत हमने बहुत सारा हमारा जो वैल्यू एडिड बना, उससे काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ, किसानों को फ़ायदा हुआ, कल्टीवेशन ज़बरदस्त हो गई उस टेक्नोलॉजी से। तो इस वक्त जो फोकस किया प्राइम मिनिस्टर ने जब चाइना गए हैं तो उनका फोकस यही था कि वहाँ से हम जो भी कंपनियों से बातें की हैं उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया कि अगर हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा बेस है उसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से तरक्की करने लग पड़ेंगे। इस 3 साल के अंदर एसआईएफसी ने ये साबित किया है कि अगर आप किसी भी इदारे को मुनज़्ज़म तरीके से चलाना चाहें और उसको बैरोक्रेसी के हर्डल्स को बिल्कुल उसमें से निकाल देंगे तो एक बेहतरीन तरीके से इदारा चलेगा। और इस तरह हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि एसआईएफसी की तरह जिस तरह एसआईएफसी चल रहा है बाकी इदारे भी उनकी तरह चलें। ठीक है। अभी सिर्फ 5 सेक्टर्स के अंदर हम इन्वॉल्व ना हो, इसलिए हम ये सिर्फ हमारी जो कमी नज़र आ रही है हमारी कमी सिर्फ टेक्नोलॉजी में, इसलिए हम फोकस है, प्राइम मिनिस्टर का भी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें हम पाकिस्तान के अंदर और हम इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके आए। ठीक है। जिससे इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अख्तियार बेग, MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अहम रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यकीनन आज का दिन बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के हवाले से कि चीनी वफ्द यहाँ पर मौजूद है। तो सर आप किस तरह देख रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं एतमाद और ताउन पर मबनी स्ट्रेटजिकली ताल्लुकात भी हैं, लेकिन साथ साथ सीपेक के तनाजुर में ये जो दौरा है चीनी वफ्द का, ये कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए ये दौरा एकदम से बिजनेसमैन उठ के नहीं आ गए। अभी जो शहबाज शरीफ साहब 100 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को लेके गए थे, इस्लामाबाद चैम्बर, पिंडी चैम्बर
और फेडरेशन की और 10 बिजनेसमैन थे, सनतकार थे, और उनकी वहाँ पे मीटिंगें हुई थी, और उन मीटिंगों के बाद उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ इस अरसे में करस्पॉन्डेंस की। और अब ये जब चीनी जो बिजनेसमैन है उनका डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, उन्हीं लोगों से जिन्होंने वहाँ उनसे मुलाकातें की थी, इंटरेस्ट बाद में दिखाया है, करस्पॉन्डेंस हुई है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। ये अब इस स्टेज के ऊपर चीजें हाथमी या फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो अमूमन यही होता है कि बार विजिट होती है, लोग जाके मिलकर आते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, चीजें भूल जाती हैं, या जब चीनी बिजनेसमैन आते हैं मिल के चले जाते हैं, आगे नहीं होता। इस बार ये खुद से वो तमाम बिजनेसमैन आ रहे हैं जिनसे ऑलरेडी वज़ीर आज़म के डेलीगेशन ने चाइना में मुलाकातें की हैं, एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, और बाद में उन लोगों के साथ दोनों कंपनियों की माबैन मालूमात जो एक्सचेंज करी थी वो हुई है, और अब वो लोग इंशाल्लाह फाइनल एक हतमी कोई बात करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं इसको बहुत बहुत अहमियत देता हूँ और उसको मुस्बत अंदाज में मैं देख रहा हूँ। ठीक है इख्तियार बेग साहब, जिस तरह हमने बात की कि वज़ीर इत्तलात ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात की थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चीनी वफ़द का खैर मकदम करें, साथ साथ आज जो इनके मिनिस्टर हैं चीनी मिनिस्टर लियो, इन्होंने भी सियासी जमातों के हवाले से भी कहा कि वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये जो डिप्लोमेसी चैनल चलाया गया, और जब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब थे, बड़ी अच्छी हमने उनकी काविश देखी थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद शहबाज शरीफ साहब इसको खुद जो है वो ओनरशिप उन्होंने ली हुई है, और जिस तरह वो तवातुर के साथ दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जी हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए, इन्वेस्टमेंट करें आके हमारे साथ। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो। हमने देखा कि एक सियासी जमात ने रखना डाला, 6 साल सीपैक का वक्फा आ गया, अभी दोबारा हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक मूड बनाया जा रहा है पुरअमन एहतजाज का पीटीआई की जानिब से। क्या ये सही मौका है? ये तो फिर अजीब सी बात हो जाती है कि कौमी मुफाद की खातिर जो है वो इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करना, क्या कहेंगे आप? मैं इस पे जवाब शाजिया देना चाहूँगा। आज बड़ा अच्छा लगा था, मैं इस्लामाबाद में हूँ, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत हो रही है और पूरा सजा हुआ है चीनी झंडों से, और एक खास सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि पीटीआई जो है कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी की तरफ जा रही है, और जो उन्होंने एहतजाज वाला का प्रोग्राम अनाउंस किया है वो सियासी इस्तेहकाम बरक से मेरे नजदीक बिल्कुल ये चीज आपको मैं बड़ा हतमी और जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ मैं कि सीपैक का मंसूबा पीटीआई के दौरे हुकूमत में बिल्कुल डाउन द ड्रेन चला गया था। बिल्कुल ये मंसूबा डिले कर दिया गया था, ये मंसूबे को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। इस मंसूबे पे सवालात उठाए गए थे कि होल्ड ऑन, वी विल रिव्यू, जो कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद के ऑन रिकॉर्ड है, और चीनी इन्वेस्टर्स को लोएस्ट सतह पे लाके खड़ा कर दिया गया। जबकि ये वो मंसूबा था जिसने हमें पहले मरहले में, जो नवाज शरीफ साहब की कोशिश थी, 10,000 मेगावाट इजाफी बिजली दी, जो हमारी डिमांड और सप्लाई में फर्क थी, वो मंसूबे लगे, उसमें आईपीपीज लगे, उसमें विंड पावर के लगे और दूसरे मंसूबे लगे। तो उसके बाद ग्वादर के मंसूबे की तरफ हम बढ़ रहे थे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे 9 वो ऐलान हुए थे कि हर सूबे में 2-2 और एक गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में उसको बिल्कुल अनप्रोफेशनली हैंडल किया, जिसमें इंटरेस्ट नहीं नजर आता था। अल्लाह का शुक्र है कि ये बिलावल साहब ने जब वो गए और वहाँ पे मिले, और एक यंग लीडर ने जो भुट्टो की फैमिली का चीन से ताल्लुक है, उसके नाते उन्होंने दोबारा इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए, जिसमें आप बजट था, हमारे बजट को डिले किया। हम बजट की स्पेस सुनने आए हुए थे इस्लामाबाद में, आपको याद होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये जरूरी है, और वहां जाके
मुलाकातें की। औरंगजेब साहब भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उनके साथ थे, सागदार भी उनके साथ थे, और सो मच सो जो 100 बिजनेसमैन गए, मेरी उनसे काफी उनसे मुलाकात भी रही है। वो कराची के भी थे और इस्लामाबाद लाहौर से भी थे। वो पहली बार मैंने उनको बहुत मुतमिन पाया और उनमें एक चमक मुझे नजर आई कि चीन के साथ, अब चीन के साथ किन चीजों में वो बातचीत ठीक है। कर रहे हैं, एक चीज ये सुन ले, वो है रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। चीन की सनतों का पाकिस्तान मुंतकली, वहाँ वेजेस ज्यादा है, जी। तो चीन में महंगाई और सब प्रोडक्शन बढ़ गई है, बड़ी लिहाजा बड़ी वो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान आपने शिफ्ट बात करना की कि चाहते हैं। एग्रीकल्चर के साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। लोकल हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सनती मामलात हैं उसको हुकूमत भी वो करी, एड्रेस करी और सी पैक के मंसूबे में भी शामिल है। सर, अब मैं ज़रा आज के दिन के हवाले से आ जाती हूँ। आज का दिन इस हवाले से तो बहुत अहम है कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह है। हम जब भी उनको एक मतलब एक तसव्वुर उनका आता है तो हमें बड़ी दिलेर निडर किस्म की ऐसी खातून नज़र आती हैं जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में की ख़वातीन पॉलिटिक्स के हवाले से आइडियलाइज़ करती है बल्कि दुनिया भर में वो एक पाकिस्तान की पहचान बन गई हैं। सर, ज़रा उनकी जो सालगिरह से शहादत का जो सफ़र है वो बहुत कम मुद्दत का है, तो थोड़ा हमें उनके बारे में बताइए सर। देखिए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो एक लीडर थी आलमी सतह की, और पाकिस्तान के ख्वातीन लीडरों में नंबर 1 वजीर आजम, जिसको पूरी दुनिया मानती है और दिल से मानती है। मेरे मोरक्को में बिजनेस है, जब बीबी की शहादत हुई तो वहाँ चीखे मार मार के मर्द और औरतें और बच्चे जो है वो सड़कों पर रोए हैं और उसका दुख का और गम का इजहार किया है। मैं यहाँ डिप्लोमेट से मिलता रहता हूँ, सारा पे जब बात होती है वो कहते हैं वो एक डिफरेंट लेवल था सियासत का, एक डिफरेंट लेवल थी लीडरशिप की, जो बहुत कम अल्लाह ताला ने मुल्कों को नवाजा। पाकिस्तान खुश नसीब था कि हमें बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर मिली। मुझे बहुत खुशी है और फख्र है कि मैंने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया। 16-12 के मुल्क से बाहर गई थी एंटराज लेके, 14 बार मुझे लेके गई थी अपने साथ ही प्लेन में, तो उससे अंदाजा होता कि कितना करीब और कितना वो पसंद करती थी। मेहनती औरत थी और पढ़े लिखे लोगों को जो एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, पसंद करती थी। आज हमने इस्लामाबाद में मैं हूँ, हमने पहले 2 बजे सेनेट में अमीर सलीम मानवीवाला साहब और सेनेट के तमाम जो सेनेटर्स हैं पीपल्स पार्टी के, अच्छा सर, शॉर्टली जरा बता दीजिएगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद सर शॉर्टली बता दीजिएगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा कि तलखियों को भी कम किया, बाहमी इत्तेफाक के लिए मिसाल जमहूरियत का एक कॉन्सेप्ट उसको फ़रोग देने के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इस एजेंडे को कितना लेकर आगे चली? शॉर्टली आंसर कर दीजिएगा सर, प्रोग्राम वही बात करते हैं कि मिसाक मैशत कर लो, मिसाक जमहूरियत शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने किया था और उसको निभाया भी, लेकिन उसके बाद हमें मुस्लिम लीग नून में वो जज्बा नहीं नजर आया। हमने इस बार एक हुकूमत साजी के लिए एग्रीमेंट किया था मुस्लिम लीग नून के साथ, उसमें अब हम चाहते हैं कि अमल दरामद हो जिस तरह से मिसाक जमहूरियत किया गया था। लेकिन मिसाक जमहूरियत पूरे पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के लिए एक वो मुआहदा है जो एक राह बतलाता कि मिल के हाथ में हाथ डाल के बड़े इश्यूज के ऊपर समझौता करके हम काम कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल था जिसको मिसाक मईशत में हमें डालना होगा, मानना होगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने शहादत दी है, वो हमें बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब, आपने वक्त दिया। सर, लास्ट चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाह रहा है, मैं चाह रही हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खराज अक़ीदत के लिए उनको कुछ हम ट्रिब्यूट करें। आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे उस पर? देखिए जी, वो खुदादाद सलाहियतों की मालिक थी और ऐसे जो खातून या मर्द जो भी खुदादाद सलाहियतों के मालिक अल्लाह ताला उनको किसी काम के लिए बनाते हैं, ये उन खातून में से एक थी। एक ऐसा चमकदार सितारा थी इस पाकिस्तान का कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा पॉजिटिव
کیا اور کوشش کی، جو بھی ان کی اپوزیشن تھی، جو جتنا وقت بھی ان کو ملا، انہوں نے پاکستان کو سوچا اور پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور ان کی مثال پوری دنیا میں جو ہے نا وہ بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے جبار صاحب، 2 دفعہ جلا وطنی کاٹی، وطن واپس آئیں، جان کو خطرہ تھا، پتہ تھا، اور 18 اکتوبر کو ایک اٹیک ہوا، پھر 27 دسمبر 2007 میں لیاقت باغ میں خطاب کرنے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اتنی نڈر خاتون ہمارے پاکستان کے لیے تو ایک مثال ہے، لیکن دنیا کے لیے کیا ایگزامپل سیٹ کر گئی وہ؟ دیکھیں شی واز اے بریو بولڈ، اور دنیا میں ان لوگوں کو جن کا نام جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ نام لیے جاتے ہیں کہ وہ نہ فقط انصاف بلکہ عوام کے لیے، اپنے عوام کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اس راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی تکلیفیں تھیں، وہ انہوں نے برداشت کی۔ بے نظیر از اندر ایگزامپل آف دیٹ۔ تو میرے اپنے خیال میں کہ اس قسم کے لیڈر جو ہے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، مگر اپنے پیچھے ڈیکیڈز کی جو ہے ہسٹری چھوڑ کر جاتے ہیں، اور میرے اپنے خیال میں ہم بھی اسی لحاظ سے، تمام پاکستانی میں کہوں گا اسی لحاظ سے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ لوگوں کا، بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو اختتام کروں گی کہ بے نظیر بھٹو شہید صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پاکستان کی پہچان بن گئی، اور اتنی نڈر خاتون تھیں کہ وہ ایک دمکتا ہوا آفتاب اور صدائے انقلاب رہی ہیں۔ تمام جو قوم ہے وہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے۔ پروگرام سے اختتام، اللہ نے کے بعد۔